नमस्कार साथियों, साध्य एकेडमी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने केवीएस परीक्षा 2016 का जो प्रश्नों का जो हमने विश्लेषण किया था, उससे आगे की सीरीज़ 2017 या 2018 के जो क्वेश्चन हैं उनका भी हम तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, गंभीर होकर के हम परीक्षा के लिए जो भी अभ्यास सीरीज़ हैं उन्हें आपके साथ अध्ययन अध्यापन से जोड़ रहे हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में ये सहायक हो सके। तो साथियों, आज का जो हमारा क्लास सेशन है वो केवल पुराने क्वेश्चनों को एक विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करना है, जिससे कि हमें केवल और केवल परीक्षा के लिए सटीक और सही तथ्यों के आधार पर हम परीक्षा में कुछ न कुछ अपना योगदान दे सकें। तो साथियों, मेरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन सीरीज़ के विश्लेषण के माध्यम से तथ्यों को समझेंगे। पेडागोजिकल शिक्षा शास्त्रीय जो पाठ्यक्रम की जो बिंदु हैं उन पर हम अपना धीरे धीरे इसी तरीके से कार्य करेंगे। निकट समय है, बहुत कम समय है, और हमें केवल यही बात सोचनी है कि इस कम समय में हम अपनी परीक्षा को किस तरीके से एक सफलता की ओर ले जाएं। तो साथियों, आप इस कम से कम समय में अपनी आपकी जो पढ़ने की जो योजना है, जो रणनीति है, उसमें कहीं बदलाव लाएं और ये विचार करें कि चीज़ें हमारी परीक्षा के लिए कहाँ से और कैसे आ रही हैं, और उन्हीं तथ्यों को आधार बना करके हम क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं सफलता का योगदान हो सके। तो बड़ी खुशी की बात है, आप गंभीर होकर के परीक्षा की सीरीज से जुड़ें और उससे एक एक ऑप्शन के जो तथ्य हैं उन्हें कहीं ना कहीं आप ज़रूर नोट करते जाएं। तो साथियों, हमारा जो क्वेश्चन है सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्य से किस दर्शन का निकट संबंध है। पहला ऑप्शन आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन प्रकृतिवाद, तीसरा ऑप्शन प्रयोजनवाद और चौथा ऑप्शन मानवतावाद। तो साथियों, मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपके सामने है और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप जिस तरीके से पाठ्यक्रम में जो दिए हुए क्वेश्चन, तो हम सभी विषयों को जोड़ करके क्वेश्चन सीरीज़ बना रहे हैं और पुराने क्वेश्चनों को ज़रूर इसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो इनसे हमें कहीं ना कहीं परीक्षा में हमें कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। तो साथियों, इसके 4 ऑप्शन हैं, अनुमान लगाएं और सही उत्तर का चयन करें। तो मैं आपको एक बार लिख देता हूं कि पहला ऑप्शन है आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद, तीसरा ऑप्शन है प्रयोजनवाद और चौथा ऑप्शन है मानवतावाद। साथियों, 4 ऑप्शन है और पूछा गया है कि किस दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों से निकट संबंध है। तो साथियों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक आदर्शवाद आइडियलिज्म, एक प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म, एक प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म और एक मानवतावाद ह्यूमनिज्म। तो ये 4 ऑप्शन है और हमारे शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन अध्यापन में इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र के जितनी भी पाठ्यक्रम की क्रियाएं होती हैं उनमें हमारे दार्शनिक और शिक्षा की जो दृष्टि है वो निश्चित रूप से समृद्ध की जाती हैं। उसी आधार पर ये क्वेश्चन है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर है आदर्शवाद। एक बार हम इसे समझ लें, क्योंकि आदर्शवाद क्या है शिक्षा में। जैसे ही हम पढ़ते हैं, हमारा जब बीएड और या डीएलएड या डीएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्सों में हमारा एडमिशन होता है, प्रवेश जब मिलता है, तो हमारी जो पाठ्यक्रम संरचना है, तो शिक्षा के पाठ्यक्रम संरचना में हमारे शिक्षा के दर्शनों का बड़ा योगदान है और उन्हीं दार्शनिक संप्रदायों के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये चारों जो ऑप्शन है सामान्यतः ये हमारे भारतीय दर्शन की परंपरागत शिक्षा दर्शन से संबंध नहीं रखते हैं, जो पाश्चात्य शिक्षा दर्शन से संबंध रखते हैं। क्योंकि पाश्चात्य दर्शनों में अगर हम बात करें, पाश्चात्य शिक्षा दर्शनों में हम बात करें, तो आदर्शवाद सबसे प्राचीन दर्शन है और इसका यही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि ये शिक्षा के उद्देश्यों पर विशेष बल देता है और कुछ चीज़ों और भी समझें आदर्शवाद से संबंधित, क्योंकि आदर्शवाद शिक्षा में बालक के विकास पर आत्मानुभूति अथवा इस तरीके के मूल्यों को विकसित करने पर बल देता है, जिससे कि बालक अपने अंतर्निहित आत्मानुभूति का विकास कर सके, वो अपने आध्यात्मिक सत्यम शिवम सुंदरम का विकास कर सके। ये चीज़ें निश्चित रूप से इससे जुड़ी हुई होती हैं
और भी एक चीज़ बता दूं, क्योंकि शिक्षा उद्देश्य के साथ साथ ये एक शिक्षक केंद्रित भी है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये शिक्षक केंद्रित दर्शन है। तो यहाँ पर आदर्शवाद का शिक्षा के उद्देश्यों से निकट संबंध होता है, ये आप नोट कर लें। और प्रकृतिवाद की जो विचारधारा है वो भौतिकवादी विचारधारा है, वैज्ञानिक क्रियाकलाप पर आधारित है। और प्रकृतिवाद बालक की स्वतंत्रता पर बल देता है। बाल केंद्रित जितने भी विचार हमारी शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित किए गए हैं वो प्रकृतिवादी दर्शन की अवधारणा पर आधारित हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। तो ये अगर हमें पूछा जाए कि हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारी शिक्षा की क्रियाकलाप में प्रकृतिवाद का क्या योगदान है, तो प्रकृतिवाद हमारी जो शिक्षा प्रणाली में विधियों पर बल देता है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षण विधियों पर सर्वाधिक निकट रूप से किस दर्शन का संबंध है, तो प्रकृतिवाद है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि प्रकृतिवाद जो हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है तो उस पर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा प्रयोजनवाद, और प्रयोजनवाद का जो उद्देश्य है करके सीखना, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये प्रयोग पर आधारित है। ये मानता है कि जो हमने प्रयोग से, जो हमने अपने इंद्रियों से, जो हमने अपने कर्मों से यानी क्रियाओं से जो प्राप्त किया है और वो ही सत्य है। तो इसलिए करके सीखने का जो विचार है वो प्रयोजनवाद से जुड़ा हुआ है। और साथियों, जो मानवतावाद है आधुनिक दर्शन की श्रेणी में आता है, क्योंकि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन कहा जाता है मानवतावाद। और मानवतावाद हमारे मनोवैज्ञानिक जो सार्वभौमिक सकारात्मक तत्व हैं उनकी ओर हमें प्रेरित करता है। जैसे मैं आपको बता दूं उदाहरण के तौर पर कि जब हमारी मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान की संप्रदाय होती हैं, उन संप्रदाय में मानवतावाद आधुनिक मनोविज्ञान संप्रदाय कही जाती है। और आधुनिक मनोविज्ञान संप्रदाय में इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जैसे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर का रहा है। तो मैस्लो, आपको पता है कि मैस्लो अभिप्रेरणा की उन पदानुक्रमित क्रियाओं पर बल देता है कि अभिप्रेरणा किस तरीके से मानव की पद के अनुसार एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी बढ़ती रहती है। तो इसी तरीके से जो मनोवैज्ञानिक हमारी शक्तियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षा में जिस आधुनिक दार्शनिक प्रणाली को जोड़ा गया है तो वो मानवतावाद है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा के लिए एक ऑप्शन हो सकता है सही, लेकिन 3 ऑप्शन हमारी कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए एक उद्देश्य के रूप में हो सकते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि इसका सही आंसर आपको मिला होगा और आपने इस पर टिक भी किया होगा। अब आगे का क्वेश्चन सीरीज का, संविधान के प्रावधान के संदर्भ में शिक्षा को निम्न में से किस सूची में रखा गया है। तो साथियों, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं और शिक्षा को भी उसी में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है संघ सूची, मैं आपको नोट कर रहा हूँ। पहला आपका संघ सूची, जानते हैं आप संघ सूची। दूसरी आपकी राज्य सूची। तीसरी आपकी केंद्रीय सूची। और चौथी आपकी समवर्ती सूची। ये 4 ऑप्शन है। ये तो आपको पता है कि हमारे संविधान में जो सूची है वो 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ शिक्षा को किस में जोड़ा गया है? तो साथियों, यहाँ इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में। तो इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि समवर्ती सूची हमारे जो संविधान की जो समवर्ती सूची है वो ये हमें उल्लेख करती है कि शिक्षा को इसमें किस तरीके से सम्मिलित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में जोड़ा गया। भारतीय शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में जोड़ा गया, जब आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था।
उसी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को 1976 में समवर्ती सूची में जोड़ा गया। बाकी जो हमारी संविधान की सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची, जिनके अपने अपने विषय हैं, किस तरीके से हमारी जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में सूची राज्य और केंद्र योगदान देती है। तो ध्यान रखना कि यदि 1976 के बाद राज्य की भी अपनी एक व्यवस्था थी शिक्षा में, केंद्र की भी अपनी व्यवस्था थी, लेकिन 1976 में समवर्ती सूची में जोड़ करके तो इस समान रूप से यानी कि समावेशित करने का कार्य किया गया। लेकिन इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें ज़्यादातर जो अधिकार हैं वो केंद्र के पास हैं। नियम बनाने की जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं वो केंद्र के पास दिए गए हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के सही आंसर पर टिक किया होगा। और आगे का क्वेश्चन सीरीज का, मूल्यांकन की त्रिपदीय प्रणाली का विकास किसने किया? क्वेश्चन आपके सामने है। पहला ऑप्शन रॉबर्ट गेने, दूसरा ऑप्शन स्किनर, तीसरा ऑप्शन जॉन डीवी, चौथा ऑप्शन ब्लूम। तो साथियों, अनुमान लगाएं और सही उत्तर का चयन करें कि मूल्यांकन की त्रिपदीय प्रणाली का विकास किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है इसमें रॉबर्ट गेने, दूसरा ऑप्शन है इसमें स्किनर, तीसरा ऑप्शन है जॉन डीवी, चौथा ऑप्शन है ब्लूम। मैं समझता हूं कि आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। यहाँ पर मूल्यांकन की त्रिपदीय प्रणाली का जो विकास किया था वो ब्लूम ने किया था। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं, परिचय दे दूं कि ब्लूम ने अपने जब टैक्सोनॉमी उद्देश्यों की वर्गीकरण किया था तो उसमें 3 आपके उद्देश्य निर्धारित किए थे: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोगत्यात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो सबसे उच्च पद है वो है मूल्यांकन। एक बार फिर बता दूं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उसमें 6 पद हैं। सबसे निम्न पद है ज्ञान और सबसे सर्वोच्च पद है मूल्यांकन, क्योंकि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की जो त्रिपदीय प्रणाली का जो विकास किया था वो किया था ब्लूम ने। और त्रिपदीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, एक आता है उसका उद्देश्य, दूसरा आता है अधिगम, अनुभव और तीसरा आता है व्यवहार परिवर्तन। ये 3 मूल्यांकन की त्रिपदीय प्रणाली के अंतर्गत कहे जाते हैं। त्रिपदीय यानी मूल्यांकन की त्रिपदीय प्रणाली। और ये चीज उन्होंने अपने टैक्सोनॉमी, उद्देश्य के टैक्सोनॉमी में स्पष्ट की थी कि मूल्यांकन की त्रिपदीय प्रणाली के अंतर्गत 3 पद हैं कि उद्देश्यों को प्राप्त करना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है और अधिगम अनुभवों को सक्रिय करना है। यानी कि उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए जब हमने मूल्यांकन की त्रिपदीय प्रणाली का विकास किया। तो बाकी आपको पता है जॉन डीवी ने त्रिमुखी शिक्षा प्रक्रिया दी, चिंतनशील सोच दी, सामाजिक दक्षता का विकास किया और बहुत सारे योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिए। स्किनर जानते हैं व्यवहारवादी है, इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत अधिगम के साथ अभिक्रमित अधिगम भी दिया। तो ये भी जैसी जैसी चीज़ें आएंगी इनके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। रॉबर्ट गेने ने अपनी जो अधिगम श्रृंखला का विकास किया, जिसमें 8 अधिगम श्रृंखला के क्रम थे, निम्न स्तर से सर्वोच्च स्तर तक। तो साथियों, मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर गेने है। तो साथियों, अगला क्वेश्चन सीरीज का, ब्लूम के वर्गीकरण उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में किसने लिखा था? तो साथियों, यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रॉबर्ट मैगर, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट मिलर, तीसरा ऑप्शन प्रोफेसर दबे, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सही उत्तर उपरोक्त सभी है। एक बार आपको बता दूँ, जब ब्लूम ने अपना जब वर्गीकरण किया था तो उस वर्गीकरण में इनमें जो रॉबर्ट मैगर ने
ब्लूम के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ब्लूम के ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों उद्देश्यों को अगर किसी ने व्यवहारिक रूप में लिखने का कार्य किया तो वो रॉबर्ट मेगर ने किया। तो यहाँ और भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे रॉबर्ट मिलन ने क्या किया, तो रॉबर्ट मिलन ने ब्लूम के उद्देश्य जो मनोगत्यात्मक उद्देश्य, मनोगत्यात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने का कार्य किया। साथियों यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस दो व्यक्तियों के बारे में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी से संबंधित व्यवहारात्मक उद्देश्य में लिखने में इन्होंने अपना योगदान दिया था। एक व्यक्ति है प्रोफेसर दवे। प्रोफेसर जो दवे थे वो मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने अपना जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी के जो ज्ञानात्मक उद्देश्य थे, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य को उन्होंने ब्लूम के जो 6 पद थे उनको 4 पदों में ही विभाजित किया था। तो उसमें कौन कौन से पद थे? नंबर 1, एक तो ज्ञान को लिया था उन्होंने, दूसरा उन्होंने बोध को भी लिया था, तीसरा उन्होंने प्रयोग का लिया था, और जो आपके विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, इन तीनों के स्थान पर चौथा जो पद उन्होंने बनाया था वो सृजनात्मकता बताया था, सृजनात्मक। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोफेसर दवे जो मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो वर्गीकरण में 6 पदों में से केवल 4 ही पद लिए, और जो चौथा पद था वो सृजनात्मकता, और सृजनात्मकता के अंतर्गत ब्लूम के 3 पद जो उच्च पद में श्रेणी में आते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन ब्लूम की टैक्सोनॉमी से संबंधित आपके कई क्वेश्चन, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में ब्लूम की टैक्सोनॉमी से संबंधित उद्देश्यों के तथ्यों पर आधारित कई सवाल आए हुए हैं। तो साथियों यहाँ समझता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन समझा होगा। अगला क्वेश्चन सीरीज का सांकेतिक संप्रेषण कर सामान्यीकरण की प्रक्रिया ब्लूम की टैक्सोनॉमी का कौन सा उद्देश्य प्रकार है? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन समझे होंगे। इस क्वेश्चन आपके सामने, इसके 4 ऑप्शन हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक और परावर्तित चिंतन। तो मैं आपको यहाँ एक बार बता दूं, आप अपना गैस करें कि ब्लूम के उसमें पूछा गया सांकेतिक संप्रेषण का सामान्यीकरण अब किससे संबंधित है? अब उसके 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण है। एक तो है आपका ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, दूसरा है आपका भावात्मक, तीसरा है आपका मनोगत्यात्मक। तो यहाँ जरूर समझ लें, क्योंकि उनके ये 3 वर्गीकरण के उद्देश्य हैं वो अपने कहीं न कहीं ज्ञान की उस प्रक्रिया पर आधारित हैं, जिसमें बच्चे के ज्ञान में कैसे कैसे वृद्धि होती है, किस तरीके से होती है, उसके क्रम क्या हैं। तो यहाँ अगर ज्ञानात्मक की बात करें उद्देश्य में, तो वो सीधी सी बात है, वो स्मृति के ज्ञान पर आधारित है। जैसे रटना है, प्रत्यास्मरण करना है, या परिभाषा देना है, या इन चीज़ों को पहचानना है,
इस तरीके के ज्ञान पर आधारित है। प्रथम दृष्टि उसकी स्मृति ही विकसित होती है ज्ञानात्मक में। अगर हम भावात्मक की बात करें तो इसमें उसका जो बोध स्तर है वह यहाँ विकसित हो जाता है, अथवा यहाँ हमारे विचारों की हीनता रहती है। केवल स्मृति के आधार पर ज्ञान में हमारी स्मृति कार्य करती है, यहाँ हमारे बोध काम करने लगते हैं। वो भावात्मक में जब बच्चा बोध स्तर की क्रिया करने लगे तो वो भावात्मक है। मनोगत्यात्मक में हम हमारे जो मस्तिष्क के कार्य हैं वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से वो हमारी क्रिया में चलते हैं। जैसे बच्चे की स्मृति के ज्ञान और बोध के ज्ञान जब वो आगे व्यवहार में लिया है, सामान्यीकरण करने लगे, जनरलाइजेशन करने लगे, तो वहाँ क्रियाएं होती हैं मनोगत्यात्मक। तो मैं समझता हूँ साथियों इसका सही उत्तर है मनोगत्यात्मक। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन पढ़ें सीरीज का। कक्षा में शिक्षक छात्रों को निबंधात्मक प्रश्नों का अभ्यास करा रहा है। शिक्षण के किस स्तर से संबंधित यह प्रक्रिया होगी? स्तर पूछे गए हैं। तो पहला स्तर है स्मृति स्तर, दूसरा स्तर है बोध स्तर, तीसरा स्तर है चिंतन स्तर, चौथा स्तर है ज्ञानात्मक। तो यहाँ पर कक्षा में जब शिक्षक छात्रों को निबंधात्मक प्रश्नों का जो अभ्यास करा रहा है तो उससे संबंधित कौन सा स्तर होगा? तो यहाँ आपके 4 स्तर हैं दिए हुए हैं ऑप्शन में। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर, चौथा ऑप्शन है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक तो उद्देश्य है, लेकिन यहाँ निबंधात्मक प्रश्नों की जो भूमिका रहती है वो किस में रहती है? तो साथियों यहाँ आपका सही आंसर होगा चिंतन स्तर। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो प्रक्रिया रहती है वो स्मृति स्तर पर आधारित रहती है, और संभवतः इन्हीं स्मृति स्तर, क्योंकि पहचान की बात जो हमारी स्मृति स्तर पर रहती है। जब बच्चा निबंधात्मक प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ता है तो वहाँ उसके विचारों का निर्माण होता है, उसकी चिंतन से सोच विकसित होती है। इसी आधार पर निबंधात्मक प्रश्न को एक चिंतनशील सोच सृजनात्मक प्रश्नों की श्रेणी में रखा गया है, और जहाँ सृजनात्मकता होती है वहाँ आपका स्तर चिंतनशील होगा, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग। तो साथियों मैं समझता हूँ इसका सही आंसर आपने टिक कर लिया होगा। सीरीज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, दूसरा ऑप्शन भाटिया बैटरी परीक्षण, तीसरा ऑप्शन कार्नेल कॉक्स स्किल, चौथा ऑप्शन कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो साथियों क्वेश्चन आपके सामने, उसके 4 ऑप्शन आपके सामने, और ये परीक्षणों की उस क्रिया से लिया गया क्वेश्चन है। इस पर आप सही उत्तर का चयन करें। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ इसका सही उत्तर है कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण। क्योंकि एक बार समझ लें, क्योंकि परीक्षणों को ये पूछा गया है निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण क्या है ये समझना है हमें कि निष्पादन परीक्षण क्या है। तो यहाँ हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जब हम मनोविज्ञान के या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व और बुद्धि जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उन्हें किस किस तरीके से बाल विकास में बुद्धि और व्यक्तित्व की भूमिका है, तो उसमें व्यक्तित्व का भी मापन होता है और बुद्धि का भी मापन होता है। और इस मापन के क्षेत्र में परीक्षणों का एक महत्वपूर्ण रोल है, एक भारी योगदान है। तो यहाँ पर परीक्षणों की जो एक परीक्षण को किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है, इस तरीके के परीक्षणों को प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो एक प्रकार है परीक्षण का, महत्वपूर्ण प्रकार है उद्देश्य एवं एकांश के आधार पर, एकांश के आधार पर परीक्षण। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शाब्दिक परीक्षण,
जो एक कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए परीक्षण है, जिसमें उनकी हम बुद्धि और व्यक्तित्व के मापन के क्षेत्र में इनका प्रयोग करते हैं। कि शाब्दिक परीक्षण कैसे परीक्षण होते हैं, सिर्फ इसमें कागज पेन परीक्षण यानी मूल्यांकन की भूमिका होती है, उसके माध्यम से पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है। दूसरा जो परीक्षण है वो अशाब्दिक है, अशाब्दिक परीक्षण। और अशाब्दिक परीक्षण है कि इसमें जो प्रश्न होंगे, जो एकांश होंगे, वो भाषा में नहीं होंगे। नियम तो भाषा में होंगे, लेकिन उनके जो प्रश्न हैं वो भाषा में नहीं होंगे, वो अशाब्दिक होंगे, जिसमें हम कोई शब्द का प्रयोग नहीं। जैसे मान लीजिए कि ट्रैफिक की रेड और ग्रीन जो लाइट हैं, सिग्नल हैं, ये हमारे अशाब्दिक परीक्षणों की एक भूमिका में संकेत देते हैं। तीसरा जो परीक्षण है वो है आपका क्रियात्मक परीक्षण। और क्रियात्मक जो परीक्षण होते हैं इन्हीं को हम दूसरे नाम में निष्पादन परीक्षण कहते हैं। और निष्पादन परीक्षण वो होते हैं जहां पर किसी भी बालक की बुद्धि के मापन में उसके कार्यों के आधार पर उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है। तो ऐसे परीक्षणों की एक लंबी श्रृंखला है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये इनमें जो 3 ऑप्शन है, जैसे भाटिया बैटरी परीक्षण, जिसमें 5 पदों के माध्यम से बालकों की जो बुद्धि का परीक्षण क्रियाओं के आधार पर उसके निष्पादन को जानना होता है, उसके अचीव को जानना होता है। तो एक तो निष्पादन परीक्षण आपका भाटिया बैटरी परीक्षण है। दूसरा कार्नेल कॉक्स स्किल भी है, ये भी आपका निष्पादन या क्रियात्मक परीक्षण है। और कोह ब्लॉक डिजाइन, जिसमें घन रचना के आधार पर उसके निष्पादन और उसकी क्रियाओं को जानना होता है। तो साथियों, यहाँ पर जो निष्पादन परीक्षण है वो 3 परीक्षण है। और निष्पादन कौन सा नहीं है, तो ये आपका है केटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण। ये कौन सा परीक्षण है, ये इसका चौथा जो भाग है परीक्षण, उद्देश्य एवं विकास के आधार पर, ये आभाषाई परीक्षण, आभाषाई परीक्षण। अब आभाषाई परीक्षण क्या होता है, न तो इसमें भाषा प्रश्नों में होगी और न इसके नियमों में भाषा होगी। आभाषाई परीक्षण वो होते हैं जहां पर हम भाषा के बिना और भाषा में हमारे नियम भी नहीं है, तो इस तरीके के परीक्षण होते हैं हमारे आभाषाई परीक्षण। आभाषाई परीक्षणों को हम संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, जो केटल ने जो परीक्षण दिया था, तो केटल के परीक्षण को हम एक बार जाने। जो केटल का परीक्षण है, केटल का जो परीक्षण है उसे हम संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण के नाम से जानते हैं, संस्कृति निरपेक्ष। और इसका जो विकास हुआ था वो कारक विश्लेषण, कारक, ये चीज नोट कर लें, कारक विश्लेषण के आधार पर हुआ। जो स्पीयरमैन ने जिस तरीके से बुद्धियों का मापन कारक विश्लेषण के तहत किए, उसी आधार पर केटल के एक संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण की जो निर्मित किया गया। और इसमें जो बुद्धि के जो परीक्षण होते हैं, जो व्यक्तित्व के जो परीक्षण होते हैं, वो केवल और केवल उनकी जो है एक वस्तुनिष्ठ तरीके से उसका मापन किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर केटल का जो बुद्धि परीक्षण है वो निष्पादन बुद्धि परीक्षण नहीं है, वो आभाषाई बुद्धि परीक्षण है। एक तो बात ये स्पष्ट करें। दूसरा, केटल के परीक्षण के जो संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण है उसको किस ग्रुप से लिया गया, तो कारक विश्लेषण ग्रुप में उसे जोड़ा गया। और केटल के बारे में और भी जाना है। जब व्यक्तित्व का केटल के परीक्षण में किया गया, जब व्यक्तित्व का परीक्षण, तो यहां पर केटल ने एक 16 पीएफ प्रश्नावली विकसित की, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो मैं समझता हूं जो 16 पीएफ थी वो वयस्क और बालकों के या हाई स्कूल स्तर के बालकों की बुद्धि के मापन के लिए और व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग की गई थी। तो साथियों, मैं यहाँ पर जो विश्लेषण था वो आपकी समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन सीरीज का,
निम्न में से कौन सा वक्तत्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन MMPI, दूसरा ऑप्शन समाजमिति परीक्षण, तीसरा ऑप्शन शब्द साचार परीक्षण, चौथा ऑप्शन बेल समायोजन तालिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने, आप गैस करें, सही उत्तर का चयन करें। मैं वैसे आपको यहाँ पर सहायता के लिए, विश्लेषण के लिए आपके साथ कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर एक तो परीक्षण है MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, दूसरा है समाजमिति, तीसरा है शब्द साचार, चौथा ऑप्शन है वेल समायोजन परीक्षण तालिका, वेल समायोजन तालिका। 4 ऑप्शन है और ये पूछा गया है कि कौन सा वक्तत्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, यानी प्रक्षेपण परीक्षण सब्जेक्टिव टाइप। तो मैं आपको यहाँ समझा दूं, इसका जो सही आंसर है आपका, यानी कि प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, तो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा वक्तत्व का प्रक्षेपण परीक्षण है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है शब्द साचार परीक्षण। एक बार हम यहाँ पर थोड़ा इसका एक विश्लेषण कर लें, क्योंकि हमारे वक्तत्व मापन, व्यक्तित्व जो मापन है वो हमारे 2 तरीके के परीक्षणों पर आधारित है। एक तो हमारे परीक्षण है वस्तुनिष्ठ और दूसरे परीक्षण है आत्मनिष्ठ। और आत्मनिष्ठ परीक्षणों को ही हम प्रक्षेपण परीक्षण कहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप। और सब्जेक्टिव टाइप हमारे अप्रत्यक्ष व्यवहारों को, क्योंकि देखिए ध्यान देना, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं वो हमारे आपके प्रत्यक्ष व्यवहारों का, प्रत्यक्ष व्यवहार का मापन करते हैं। और प्रक्षेपण जो परीक्षण होते हैं, जो आत्मनिष्ठ होते हैं, वो हमारे अप्रत्यक्ष व्यवहारों का मापन करते हैं। अब एक तथ्य की बात और है, जहां पर अगर हम वस्तुनिष्ठ जो मापन होता है व्यक्तित्व का, वो मात्रात्मक होता है, और आत्मनिष्ठ जो मापन होता है वो गुणात्मक होता है। कई बातें हमें यहां समझें कि जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं व्यक्तित्व के, वो हमारे प्रत्यक्ष व्यवहारों के मापन से संबंधित है व्यक्तित्व में। दूसरा, ये केवल हमारे मात्रात्मक जो व्यवहार है उन्हें हम मात्रात्मक रूप से व्यक्त कर देते हैं। लेकिन जो हमारे सब्जेक्टिव टाइप अथवा हमारे प्रक्षेपण परीक्षण जो होते हैं, जो आत्मनिष्ठ परीक्षण होते हैं, वो हमारे अप्रत्यक्ष व्यवहारों से संबंधित होते हैं, और इनका जो हम गुणात्मक रूप से करते हैं अध्ययन। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा प्रक्षेपण है, तो प्रक्षेपण परीक्षण है आपका शब्द साचार, MMPI आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, समाजमिति भी आपका वस्तुनिष्ठ है, और बेल समायोजन भी वस्तुनिष्ठ है, और आपका जो शब्द साचार है वो आपका प्रक्षेपण, जो प्रक्षेपी जिन तरीके से असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए, अथवा हम ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए बहुत से हमारे प्रक्षेपण परीक्षणों का निर्माण किया गया। और इनमें हमारी जो शब्द साचार वाली क्रियाएं, तो हमें इन्हें एक विश्लेषण के तौर पर समझें। यहाँ तक हमने समझे कि इसका क्वेश्चन का सही आंसर भी मिला हमें कि इसका प्रक्षेपण परीक्षण है, इसमें शब्द साचार। बाकी हमारे
वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व का मापन करने वाले परीक्षण है। अब इन्हें हम एक एक करके समझें कि अगर हम MMPI की बात करते हैं, MMPI क्या है? मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो ये इसका जो विकास किया था हाथवे एवं मैकलिन ने किया था। यहां पर जो विकास किया था हाथवे एवं मैकलिन ने किया था। ये हमारे वस्तुनिष्ठ एवं मात्रात्मक व्यवहारों को, जो हमारे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष व्यवहारों में जो कहीं ऐसे विकार होते हैं जो स्वास्थ्य की हीनता पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि हमारे अस्वस्थ प्रत्यक्ष व्यवहार में अस्वस्थता जो होती है उनका मापन करते हैं। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्यक्ष व्यवहारों में अस्वस्थता का मापन। व्यक्तित्व में जब प्रत्यक्ष व्यवहार हो और कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ है और प्रत्यक्ष व्यवहारों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यवहार के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण MMPI का प्रयोग किया जा सकता है, जिसका जो किया था हाथवे एवं मैकलिन ने अध्ययन। दूसरा जो हमारा जो परीक्षण है, दूसरी जो इसमें दिया हुआ है समाजमिति। और समाजमिति का जो विकास किया था वो किया था जैकोब एल मेरिनो ने। ये नोट करें कि समाजमिति का जो विकास किया था वो किसने किया था? जैकोब एल मेरिनो ने। तो यहाँ पर सामाजिक संबंधों में, मानवों के जो सामाजिक संबंधों में पसंद और नापसंद का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारी समाजमिति के तहत किया जाता है। और समाजमिति मानवों के इस समाज में जो संबंधों के जो व्यवहारों का अध्ययन करती है वो 3 तरीके से करती है कि किसी भी मानव के जो पसंद के जो व्यवहार हैं वो सारणी के आधार पर अध्ययन करना। दूसरे फिर हम उसे सोशियोग्राम के उस पर अध्ययन करते हैं। तीसरा हम कहीं ना कहीं इंडेक्स के आधार पर करते हैं। अब इस समाजमिति को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे सोशियोड्रामा के नाम से भी जाना, सोशियोड्रामा के नाम से जाना जाता है। साइकोड्रामा के भी नाम से भी जाना जाता है, इसे साइकोड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर समाजमिति का जो अध्ययन किया था वो जैकोब एल मेरिनो ने किया, और वो सामाजिक संबंधों में मानवों की पसंद नापसंद को किस तरीके से मापा जाता है, तो ये समाजमिति का विषय। साथियों, तीसरा अब जो आंसर है इस क्वेश्चन का, शब्द साचार। तो शब्द साचार के बारे में एक बार जान लें। शब्द साचार परीक्षण, इसे शॉर्ट में कहते हैं WST, WAT, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसका जो अध्ययन किया था वो फ्राइड एवं उसके शिष्य युंग ने किया था कि किसी भी मानव के अप्रत्यक्ष व्यवहार में शब्दों के आधार पर, किसके आधार पर? शब्दों के आधार पर। और इन दोनों व्यक्तियों ने, फ्राइड एवं युंग ने, WAT के परीक्षण में मानवों के शब्दों का जब वर्गीकरण किया तो उसमें उन्होंने शब्द लिए थे 100। तो यहाँ पर हमें केवल ये चीज हमें जानकारी हुई कि शब्द साचार परीक्षण कैसा परीक्षण है। ये परीक्षण है आपका प्रक्षेपी परीक्षण या प्रक्षेपण परीक्षण। और प्रक्षेपण परीक्षणों का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो फ्राइड ने ही अपने मनोविश्लेषणवाद में किया। तो यहाँ एक जी भी जानकारी के तौर पर कि प्रक्षेपण परीक्षण का सर्वप्रथम
अध्ययन फ्रायड ने किया। तो यहाँ चीजें जो हमें इससे संबंधित मिली। अगला जो साथी एक ऑप्शन और है इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षा में कि व्यक्तित्व के मापन की जो समायोजन है, यानी कि व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व जो समायोजन में कठिनाई का अनुभव करता है। किसका? के समायोजन में कठिनाई। तो ऐसे समायोजन की कठिनाई का जब मापन किया तो वो इसके लिए एक वेल नाम के शिक्षा शास्त्री हुए थे, जो व्यक्तित्व के अध्ययन करने पर उन्होंने व्यक्तित्व में इस तरीके की समायोजन का अध्ययन किया। तो उनके इसको जाना जाता है कि वेल समायोजन तालिका। केवल व्यक्तित्व में हमारे समायोजन की कठिनाइयों का अध्ययन किया जाता है। साथियों, मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन के विश्लेषण से आपने कई क्वेश्चनों की वो हमने तथ्यों को जाना। अगला क्वेश्चन सीरीज का, निम्न में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक परीक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? तो उपचारात्मक परीक्षण किसके परिणामों के आधार पर होता है? 4 ऑप्शन है। संप्राप्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, दूसरा संचयी अभिलेख, तीसरा निदानात्मक परीक्षण, चौथा मानक। तो यहाँ 4 ऑप्शन है और गैस करें आप, जो है जाने कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि देखिए उपचार निर्भर है, किस पे निर्भर है? तो ये निर्भर है निदान पर। और आप जानते हैं कि निदान किसी भी कठिनाई, किसी कमी की जांच करना या पहचान करना होता है। हम कमियों की एक कारणों को जानते हैं, उन कारणों की पहचान होने के बाद ही हमारी जो अगली प्रक्रिया है वो हमारी उपचार की होती है। और ये एक महत्वपूर्ण इससे स्रोत से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी में जो हम एक विधि होती है, मनोविज्ञान की जो विधि है, जो महत्वपूर्ण विधि है, उसका नाम है एक नैदानिक विधि, क्लिनिकल मेथड। और क्लिनिकल मेथड के अंतर्गत ये 2 बातें, एक तो बात है आपकी ये उपचार और पहली बात है आपकी निदान। ये 2 बातें हमारी इसके अंतर्गत होती हैं। तो निदान और उपचार हमारी परीक्षा में, हमारे शिक्षण में एक कार्य के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और एक है आपका इसमें संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख का मतलब होता है कि ध्यान देना, इस संचयी अभिलेख के बारे में, अभिलेख सीधा अर्थ है इसका कि किसी भी बालक की जो हमारे सत्र में समय अंतराल के तहत उसके जो व्यवहारों का या उसके निष्पादन उपलब्धियों का जो लेखा जोखा रहता है, उसकी प्रगति का जो लेखा जोखा रहता है, उसे हम संचयी अभिलेख, यानी समस्त जो व्यवहार होते हैं उसके जो समस्त व्यवहार, विद्यालय व्यवहार हों या हमारी सहगामी क्रियाएं या सहगामी क्रियाओं के, शैक्षिक सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जो होने वाले जो व्यवहार हैं, उनका जो एक समग्र और क्रमबद्ध जो लेखा जोखा रहता है, उसे हम संचयी अभिलेख कहते हैं। अगला जो एक वो है संप्राप्ति। देखिए संप्राप्ति का देखो निष्पादन भी कह देते हैं इसे, निष्पादन, या इसे हम उपलब्धि भी कह देते हैं। और सीधी सी बात है, किसी भी बालक ने या किसी भी व्यक्ति ने अपने कहीं ना कहीं अनुभवों से जो अर्जित किया है, जो उसके पास ज्ञान संबंधी एक संग्रह उपलब्धि है, वही उसकी संप्राप्ति, अंग्रेजी में से अचीवमेंट कहते हैं। अब संप्राप्ति का जो परीक्षण कहा जाता है, तो सीधी सी बात है, संप्राप्ति का परीक्षण हमेशा ऐसे के नाम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ऐसे या ऐसी, यानी समेटिव एवोल्यूशन का विषय संप्राप्ति। क्यों? किसी भी बालक की उपलब्धि का जब मापन होता है, बालक ने क्या सीखा, उसकी अनुभवों में संग्रह हुआ, वो कितना हुआ है, तो ये सारी चीजें हमारे उस मूल्यांकन की प्रक्रिया पर आधारित है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक शब्द है मानक।
नॉर्म्स। अब देखिए नॉर्म्स हमारी कहीं पर भी परीक्षण की बात करें कि अगर हम परीक्षण से इनकी अर्थ को जाने तो नॉर्म्स के आधार पर हमारे दो तरीके के परीक्षण होते हैं। पहला परीक्षण होता है जिसे हम कहते हैं अध्यापक निर्मित। अध्यापक निर्मित नॉर्म्स यानी कि ऐसे मानकों के आधार पर। दूसरे जो नॉर्म वो होते हैं हमारे, वो होते हैं मानदंड निर्मित, यानी कि इन्हें हम क्राइटेरियन कहते हैं। क्राइटेरियन टेस्ट, और जो हमारे नॉर्म्स अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहां पर अध्यापक निर्मित जो होते हैं वो हमारी केवल कक्षा तक की विद्यालय में एक शिक्षक की क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये हमारी विश्वसनीयता में कमी होती है इनमें, लेकिन सर्वाधिक विश्वसनीय हमारे दूसरे मानक मानदंड वाले होते हैं नॉर्म्स अकॉर्डिंग। तो यहाँ मानक भी है क्योंकि परीक्षण जब हम कहीं ना कहीं परीक्षणों के मानकों के आधार पर परीक्षण करते हैं तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है अध्यापक निर्मित और एक होता है मानदंड निर्मित। तो साथियों मैं समझता हूँ कि यहाँ चारों बातों को आप समझे होंगे और इन्हें नोट भी करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? समुदाय के साथ सुसंगत समायोजन। समझता हूं कि क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने है। ये हमारी थिंकिंग, क्योंकि जो हमारी कक्षा 6 या हमारी शैक्षिक जो प्रणाली है उसमें इस तरीके की जो समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं क्या हैं। एक्चुअल में हम इन्हें कहें तो टीचिंग एटीट्यूड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो एक अभिवृत्ति होती है किस तरीके की होती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमें बताता है कि प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है समुदाय के साथ सुसंगत समायोजन होता है, होना चाहिए। दूसरा, बाल व्यक्तित्वता का सुसंगत विकास, ये भी सही है कि बालक की व्यक्तिगत भिन्नता का भी सुसंगत विकास होना चाहिए। तीसरा, अभिरुचि और अभिक्षमता का विकास, ये भी होता है। लेकिन चौथा ऑप्शन है आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताओं का विकास, तो ये नहीं होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे की कक्षा में या प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्र शिक्षा में सिर्फ बच्चे की केवल आर्थिक स्थिति को केंद्र बना करके उसको विकास के आयामों से जोड़ा जाए तो यही नहीं होता है। तो यहाँ समझता हूँ, रही बात किसी चीज़ की शब्दावली की, व्यक्तिगत भिन्नता आप जानते हैं, क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारी कैसी है, बाल केंद्रित। एक प्रश्न यहां हो सकता है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है, अगर यहां पर आंसर आपको मिल गया, आंसर उसका ये है, लेकिन अब कुछ तथ्य और विश्लेषण के आधार पर इन्हें जाने। तो अब हमने कहा कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसका वर्णन कहाँ हुआ, सबसे पहले किसने वर्णन किया, अथवा हम ये कह सकते हैं कि कहां से वर्णित है ये। तो ध्यान रखें कि इस बाल केंद्र शिक्षा की जो वर्णित प्रक्रिया रखी तो 1986 की शिक्षा नीति से समावेशी शिक्षा का विकास हुआ। इससे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, यानी कि हमारी एकीकृत शिक्षा थी। एकीकृत शिक्षा में इस पर बाल केंद्र शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं था, केवल हमारे ज्ञान केंद्रित थी। लेकिन जब से बाल केंद्र शिक्षा हुई है तो ध्यान रखना, बाल केंद्र शिक्षा हमेशा क्रिया केंद्रित रहती है। इन चीजों पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि किसी भी तथ्य को जानने के लिए हमारी महत्वपूर्ण क्रिया होनी चाहिए कि बाल केंद्र शिक्षा का आधार क्या है, क्रिया केंद्रित। लेकिन 1986 में जब समावेशी शिक्षा का विकास हुआ तभी से हमारी बाल केंद्रित प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, ये हमारी कैसी हो गई, ये हमारे समावेशी शिक्षा पर गई। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इससे कुछ चीजें तो मिली। आप अभिरुचि भी जानते हैं, आप अभिक्षमता भी जानते हैं, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें कि देखो रुचि और क्षमता, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, ये दोनों ही बातें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो ये हमारे कहीं ना कहीं
हमारी विषय के प्रति वरीयता का विकास कराती है। रुचि हमारी क्या कराती है? वरीयता का विकास। और क्षमता हमें ये बताती है, क्षमता कि हम किसी भी कार्य करने की पूर्व निहित योग्यता में है। अगर हम अभिक्षमता की बात करें, जिसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं, ये हमारी केवल ये बताती है कि पूर्व निर्धारित योग्यता। बस इन छोटी छोटी शब्दावलियों के आधार पर भी हम टॉपिकों को समझ सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने जो पुराने क्वेश्चनों की जो कुछ भी शब्दावली जो थी या पुराने क्वेश्चनों की जो सीरीज थी, उसमें जो तथ्यात्मक या जो विश्लेषण था वो आपके कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय की बड़ी से बड़ी परीक्षा में सहायक होगी। तो यहाँ पर हमारा यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को हम आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, आपकी परीक्षा में सफलता के लिए सहायक हो, ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आगे की जो हम क्रिया हैं फिर किसी सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।